गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। वेदमाता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है आपका। अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन पढ़ रहे हैं। तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में जो अपना पिछली जो क्लास थी उसमें अपन ने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में अध्ययन किया था। पृथ्वी, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, भूपपड़ी। अब आज का जो अपना टॉपिक होगा, पिछली क्लास में अपन ने चट्टान की परिभाषा वगैरह भी पढ़ ली थी, वर्गीकरण भी देख लिया था उनका। अब वर्गीकरण में प्रत्येक पॉइंट को अपन लेंगे कि भाई प्रत्येक पॉइंट के बारे में अपन परिचर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे उसका। तो उनको उत्पत्ति और रासायनिक संगठन के या संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, आगन्य, अवसादी और रूपांतरित चट्टानें। तो आज अपन आगन्य चट्टान के बारे में देखेंगे, आगन्य चट्टान का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, आगन्य चट्टान। देखो, आगन्य चट्टान सबसे पुरानी है। तो प्रारंभ में लावा के ठंडा होने पर पृथ्वी सतह या सतह के अंदर ठोस पिंड बन जाता है जिसे या बन गया था, जिसे आगन्य चट्टान कहते हैं। आगन्य चट्टान अन्य चट्टानों की सबसे पुरानी अर्थात अन्य चट्टानों की जन्मदात्री, अन्य चट्टानों की जन्मदात्री कहते हैं इसे। ठीक है ना, अन्य चट्टानों को जन्म देती है, इसलिए अन्य चट्टानों की जन्मदात्री कहा जाता है। ये प्रारंभ में पाई गई थी, इसी कारण इन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है। प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं इन्हें। और 95% भाग होता है वो इन्हीं चट्टानों का बना हुआ होता है। स्थलमंडल का 95% भाग, स्थलमंडल या थलमंडल का 95% भाग इन्हीं चट्टानों का बना हुआ है। ठीक है ना। तो अब इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसका वर्गीकरण देखेंगे। तो पहले आगन्य चट्टान टॉपिक डाल दें आप और उसमें लिखें इसमें लिखेंगे आगन्य चट्टान में ज्वालामुखी फटने के कारण निकले लावा, ज्वालामुखी फटने के कारण निकले लावा के पृथ्वी सतह, ज्वालामुखी फटने के कारण निकले लावा के पृथ्वी सतह या सतह के अंदर, पृथ्वी सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को पृथ्वी सतह या सतह के अंदर, पृथ्वी सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनी चट्टान को आगन्य चट्टान कहते हैं। आगन्य चट्टान कहते हैं। ठीक है। नीचे लिखेंगे
यह चट्टान सबसे पुरानी होने के कारण अन्य चट्टानों की जन्मदात्री कहलाती है। अन्य चट्टानों की जन्मदात्री कहलाती है। यह चट्टान सबसे पुरानी होने के कारण अन्य चट्टानों की जन्मदात्री कहलाती है। सबसे पुरानी होने के कारण अन्य चट्टानों की जन्मदात्री कहलाती है। ठीक है, नीचे लिखेंगे इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इसे प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। नीचे लिखेंगे थलमंडल पर लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों का बना होता है। थलमंडल पर लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों का बना होता है। इन्हीं चट्टानों का बना होता है। नीचे लिखेंगे इन्हीं चट्टानों का बना होता है। अब इनका वर्गीकरण देखते हैं भाई। आगन्य चट्टानों का वर्गीकरण। आगन्य चट्टान का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है भाई, 2 टाइप से। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर उत्पत्ति के आधार पर तो उत्पत्ति के आधार पर आगन्य चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आंतरिक आगन्य चट्टान, और नंबर 2 पर आती है बाह्य आगन्य चट्टान। ठीक है ना। अब आंतरिक जो आगन्य चट्टान होती है, यह आंतरिक आगन्य चट्टान ज्वालामुखी जब फटता है, ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप निकला लावा पृथ्वी सतह के अंदर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, तो उन चट्टानों को कहते हैं आंतरिक आगन्य चट्टान। उन चट्टानों को क्या कहा जाता है? आंतरिक आगन्य चट्टान। यह चट्टान क्रिस्टलीय रूप भी धारण करती है, ठंडी होकर क्रिस्टलीय रूप भी धारण कर लेती है। क्रिस्टलीय रूप भी धारण कर लेती है। ठीक है ना। और एग्जाम्पल है इसके ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायराइट, सिएनिनाइट, ठीक है ना। ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायनाइट, सिएनाइट,
ये हैं इसके एग्जाम्पल आंतरिक आगन्य चट्टानों के, ठीक है ना। तो ये है आंतरिक आगन्य चट्टान। इसके बाद में आता है बाह्य आगन्य चट्टान। तो बाह्य आगन्य चट्टान ज्वालामुखी जब फूटता है तो लावा पृथ्वी सतह के बाहर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, ठीक है ना। तो उसे कहेंगे बाह्य आगन्य चट्टान, ठोस रूप धारण कर लेता है, तो इसको कहेंगे बाह्य आगन्य चट्टान। एग्जाम्पल है इसमें बेसाल्ट और रायोलाइट। एग्जाम्पल है इसके बेसाल्ट, रायोलाइट। तो आप आगन्य चट्टान के वर्गीकरण 2 टाइप्स लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर लिख करके फिर लिखेंगे 2 टाइप्स। नंबर 1 आंतरिक आगन्य चट्टान, नंबर 1 आंतरिक आगन्य चट्टान और नंबर 2 बाह्य आगन्य चट्टान। दोनों को एक जगह लिखेंगे, पहले आंतरिक आगन्य चट्टान, नंबर 2 बाह्य आगन्य चट्टान। नंबर 1 आंतरिक आगन्य चट्टान, नंबर 2 बाह्य आगन्य चट्टान। अब नंबर 1 डालेंगे आंतरिक आगन्य चट्टान। आंतरिक आगन्य चट्टान, आंतरिक आगन्य चट्टान, और इसमें लिखेंगे ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप बना लावा, ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप बना लावा ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप बना लावा पृथ्वी सतह के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे आंतरिक आगन्य चट्टान कहते हैं, जिसे आंतरिक आगन्य चट्टान कहते हैं, जिसे आंतरिक आगन्य चट्टान कहते हैं। अब नीचे लिखेंगे भाई आंतरिक आगन्य चट्टान कहते हैं। यह चट्टान क्रिस्टलीय रूप भी धारण कर लेती है, यह चट्टान क्रिस्टलीय रूप भी धारण कर लेती है, क्रिस्टलीय रूप भी धारण कर लेती है। एग्जाम्पल लिखेंगे ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज और डायराइट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायराइट, सिएनाइट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, डायराइट, सिएनाइट, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे आप बाह्य, नंबर 2 डालेंगे, नंबर 2 बाह्य आगन्य चट्टान। बाह्य आगन्य चट्टान
और इसमें लिखेंगे ज्वालामुखी के फटने से बने लावा ज्वालामुखी के फटने से बना लावा पृथ्वी सतह के बाहर ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है, जिसे बाह्य आगन्य चट्टान कहते हैं। बाह्य आगन्य चट्टान कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे बेसाल्ट और रायोलाइट। ठीक है, ये था उत्पत्ति के आधार पर इनका वर्गीकरण। सेकंड नंबर देखेंगे, इसका वर्गीकरण का दूसरा प्रकार देखेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर रासायनिक संगठन के आधार पर तीन प्रकार की होती है भैया। नंबर 1 अम्लीय अगन्य चट्टान, अम्लीय आगन्य चट्टान। नंबर 2 माध्यमिक या सामान्य आगन्य चट्टान। और नंबर 3 भास्मिक आगन्य चट्टान। अम्लीय आगन्य चट्टान, माध्यमिक या सामान्य आगन्य चट्टान और भास्मिक आगन्य चट्टान। इसमें इनका जो वर्गीकरण किया गया है रासायनिक संगठन के आधार पर, अर्थात सिलिका की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो 65 से 85% तक होती है भाई। इसमें सिलिका 65 से 85% तक होती है, अर्थात ये क्षारीय है। ठीक है ना। जो सिलिका का मतलब होता है SiO2। मैं बता रहा हूँ कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ये एक अधात्विक ऑक्साइड है सिलिकॉन ऑक्साइड। तो ये अम्लीय आगन्य चट्टान, इसमें सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। एग्जाम्पल आता है इसका ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। ग्रेनाइट और सैंडस्टोन ये है अम्लीय आगन्य चट्टान। इसके बाद में देखते हैं माध्यमिक आगन्य चट्टान। इसमें जो सिलिका की मात्रा होती है वो होती है 55 से 65% तक। सिलिका 55 से 65% तक होती है। और एग्जाम्पल है इसका
डायोराइट, ठीक है ना, सिएनाइट, एंडीसाइट, डायोराइट और सिएनाइट, ठीक है। ये है माध्यमिक आगन्य चट्टान जिसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है। और इसमें जो भास्मिक आगन्य चट्टान है इसमें सिलिका 45 से 55% तक होती है, ठीक है। सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है। और एग्जाम्पल इसका बेसाल्ट और लाइमस्टोन। बेसाल्ट, लाइमस्टोन, ये इसके एग्जाम्पल हैं भाई। तो देखो अब आपको इनके एग्जाम्पल और ये याद रखने हैं, ठीक है ना। तो अम्लीय आगन्य चट्टान, माध्यमिक या सामान्य आगन्य चट्टान और भास्मिक आगन्य चट्टान, ये जो हैं ये सिलिका की मात्रा के आधार पर इनका रासायनिक संगठन करने का मतलब सिलिका की मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अम्लीय में सिलिका ज़्यादा होती है, माध्यमिक मीडियम साइड में होती है और क्षारीय में सिलिका की मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर, तो इसमें लिखेंगे 3 टाइप्स और फिर लिखेंगे अम्लीय आगन्य चट्टान, अम्लीय आगन्य चट्टान। इसमें लिखेंगे इन चट्टानों में सिलिका 65 से 85%, सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, 65 से 85% तक होती है। नीचे देखेंगे एग्जाम्पल ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन। इसमें लिखेंगे माध्यमिक या सामान्य आगन्य चट्टान। इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65%, टॉपिक डाल लेना माध्यमिक या सामान्य आगन्य चट्टान, माध्यमिक या सामान्य आगन्य चट्टान। और इसमें लिखेंगे इसमें सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है, 55 से 65% होती है, 55 से 65% होती है। और एग्जाम्पल उतार लें इसके एंडीसाइट, डायोराइट और सिएनाइट। एग्जाम्पल उतारें अब लिखेंगे भाई नंबर 3 भास्मिक आगन्य चट्टान, भास्मिक आगन्य चट्टान, भास्मिक आगन्य चट्टान। इसमें लिखेंगे इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45 से 55% तक होती है, 45 से 55%।
होती है, सिलिका की मात्रा 45 से 55% होती है। और एग्जाम्पल उतार लेंगे इसके, एग्जाम्पल उतार लें बेसाल्ट और लाइमस्टोन। तो ये तो इनका वर्गीकरण था भाई, ठीक है ना। आगन्य चट्टान का वर्गीकरण 2 प्रकार से अपन ने देख लिया है। अब एग्जाम्पल वगैरह अच्छी तरीके से याद रखेंगे। अब आगे टॉपिक है आगन्य चट्टानों की विशेषताएं। चट्टानों की विशेषताएं। आगन्य चट्टानों की विशेषताएं। विशेषताओं में पहली जो विशेषता है, ये चट्टानें स्तरहीन होती हैं। स्तरहीन, स्तरहीन का मतलब परतों का अभाव होता है, परतों का अभाव होता है, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, कहने का मतलब, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, यानी इन चट्टानों में स्तरहीन परतें नहीं पाई जाती हैं, ये क्रिस्टलीय होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, ठीक है ना, क्रिस्टलीय होती हैं। क्रिस्टलों की संख्या और स्वरूप अनिश्चित होते हैं, लेकिन इनका संख्या और स्वरूप अनिश्चित होगा। नंबर 3, इनमें जो होता है गोल कणों का अभाव रहता है, गोल कणों का अभाव रहता है। तोड़ देंगे तो गोल कण आ जाएंगे, तोड़ने पर गोल कण बनते हैं, बाकी गोल कणों का अभाव रहता है, ठीक है ना। और ये चट्टानें सघन, अति कठोर और संगठित होती हैं। सघन, अति कठोर और संगठित, होती है। तो ये इनके अंदर विशेषताएं पाई जाती हैं। तो टॉपिक डाल लेंगे आप, आगन्य चट्टानों की विशेषताएं। आगन्य चट्टानों की विशेषताएं। आगन्य चट्टानों की विशेषताएं, और इसमें लिखेंगे नंबर 1, ये चट्टानें स्तरहीन होती हैं। ये चट्टानें स्तरहीन होती हैं, स्तरहीन होती हैं, अर्थात स्तरहीन होती हैं, अर्थात इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। ये चट्टानें स्तरहीन होती हैं, अर्थात इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। नीचे लिखेंगे अर्थात इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे, ये क्रिस्टलीय होती हैं, ये क्रिस्टलीय होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे क्रिस्टलीय होती हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे नीचे, इनमें गोल कणों का अभाव रहता है, इनमें गोल कणों का अभाव रहता है। गोल कणों का अभाव रहता है। नीचे की लाइन में लिखेंगे अब अगला पॉइंट, ये चट्टानें सघन, ये चट्टानें सघन
अति कठोर और संगठित होती हैं। सघन अति कठोर और संगठित होती हैं। सघन अति कठोर और संगठित होती हैं। ये थी इनकी विशेषताएं। अब कुछ आगन्य चट्टानें दी हुई हैं आपकी बुक में, तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना, उनका अध्ययन करेंगे अपन। तो मुख्य आगन्य चट्टान, मुख्य आगन्य चट्टान नंबर 1 ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का अध्ययन करेंगे। ग्रेनाइट से आप सभी अवगत हैं, ग्रेनाइट क्या कैसा होता है। तो ग्रेनाइट होता है, इनके जो दाने होते हैं चमकदार होते हैं भाई ग्रेनाइट के। ये चट्टानें कठोर क्रिस्टलीय और मोटे दाने वाली, कठोर क्रिस्टलीय मोटे दाने वाली, मोटे दाने वाली। रंग इनका हल्का होगा या चमकदार, दाने चमकदार, रंग हल्का और दाने चमकदार, ठीक है ना। रंग इनका क्या होता है, हल्का, व दाने चमकदार होते हैं। रंग हल्का दिखाई देता है, कठोर होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं, मोटे दाने वाली होती हैं। दाने रंग हल्का होता है और दाने चमकदार होते हैं। अम्लीय प्रकृति की होती हैं और संपुंजित होती हैं। अम्लीय और संपुंजित। संपुंजित का मतलब दाने झुंड के रूप में जुड़े हुए होते हैं और अम्लीय प्रकृति की होती हैं। ये एग्जाम्पल जैसे फेल्सपार, फेल्सपार, ठीक है ना, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, क्वार्ट्ज, माइका, हॉर्न ब्लेड, हॉर्न ब्लेड, हॉर्न ब्लेड और ऑर्थोक्लेज, ऑर्थोक्लेज। इन चट्टानों से क्या होती है भाई, बनी हुई होती है ग्रेनाइट। इन चट्टानों से बनी हुई होती है, कठोर होती है, क्रिस्टलीय होती है, मोटे दाने वाली होती है, अम्लीय होती है, संपुंजित होती है, रंग हल्का होता है, दाने चमकदार होते हैं। ये सारी चीज़ें किसकी होती हैं, ग्रेनाइट की। तो लिख लें आप, टॉपिक डाल लें मुख्य आगन्य चट्टान और नंबर 1 डालें ग्रेनाइट। ग्रेनाइट इसमें लिखेंगे, ग्रेनाइट में ये चट्टानें कठोर क्रिस्टलीय, कठोर क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली, कोमा लगाते हुए, कठोर क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली, कठोर क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली और संपुंजित, संपुंजित, कठोर क्रिस्टलीय, मोटे दाने वाली और संपुंजित होती हैं। कठोर, मोटे दाने वाली, क्रिस्टलीय, संपुंजित होती हैं। नीचे की लाइन में लिखेंगे, ये अम्लीय प्रकृति या इनकी अम्लीय प्रकृति होती है, इनकी अम्लीय प्रकृति होती है, अम्लीय प्रकृति होती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, इनका रंग हल्का
तथा दाने चमकदार होते हैं। रंग हल्का तथा दाने चमकदार होते हैं। रंग हल्का तथा दाने चमकदार होते हैं। दाने चमकदार होते हैं। ठीक है भाई। नीचे लिखेंगे ये फेल्सपार क्वार्ट्ज, ये फेल्सपार क्वार्ट्ज, फेल्सपार क्वार्ट्ज, माइका हॉर्नब्लेड, फेल्सपार क्वार्ट्ज, माइका हॉर्नब्लेड, माइका हॉर्नब्लेड, ऑर्थोक्लेज, ऑर्थोक्लेज चट्टानों से बनती है, चट्टानों से बनती है। ठीक है भाई, चट्टानों से बनती है। अब नंबर 2 देखते हैं। 2 चट्टानें दे रखी हैं। आगरने चट्टान 2 ही चट्टानें हैं। अवसादी चट्टान, उनका भी देखेंगे। दूसरी है आगरने चट्टान बेसाल्ट। तो बेसाल्ट इसकी प्रकृति देखो क्षारीय होती है या भास्मिक। प्रकृति कैसी है भाई इसकी? अभी ऊपर देखा है प्रकृति भास्मिक या क्षारीय। ठीक है। और ये चट्टानें सूक्ष्म और क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं। सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं। ठीक है ना, सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं। और ये चट्टानें हरे भूरे काले नीले रंगों में पाई जाती हैं। हरे भूरे काले एवं नीले रंग में पाई जाती हैं। गहरा भी हो सकता है और हल्का भी हो सकता है। तो अब इसमें लिखेंगे आप बेसाल्ट में। ये चट्टानें सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली ये चट्टानें सूक्ष्म गठन वाली, सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं। सूक्ष्म क्रिस्टलीय गठन वाली होती हैं। नीचे लिखेंगे इनकी प्रकृति भास्मिक होती है। इनकी प्रकृति भास्मिक होती है। इनकी प्रकृति भास्मिक होती है, यानी क्षारीय होती है। नीचे की लाइन में लिखेंगे ये हरे भूरे काले और नीले रंगों में, हरे भूरे काले और नीले रंगों में पाई जाती हैं। हरे भूरे काले और नीले रंगों में पाई जाती हैं। हरे भूरे काले नीले रंगों में पाई जाती हैं। तो ये अपनी आगन्य चट्टान का टॉपिक कंप्लीट हो गया है भाई। आगन्य चट्टान अपन ने पूरी पढ़ ली है। ठीक है ना। तो आगन्य चट्टान का अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब नंबर 2 चट्टान आती है अवसादी। नंबर 2 चट्टान है अवसादी या परतदार चट्टान, या परतदार चट्टान भी कहते हैं इसे। जबकि आगन्य चट्टान स्तरहीन थी, ये परतदार चट्टान है। तो अब आगन्य चट्टानों से बनता है इसका निर्माण। इसका निर्माण होता है आगन्य चट्टानों से।
आगन्य चट्टानों के अंदर जो अपक्षय होता है, आगन्य चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जो प्राप्त सामग्री है, आगन्य चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त सामग्री तलछट में जमा हो जाती है। सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है और ये जमा होकर के ठोस रूप धारण कर लेती है, ठोस रूप धारण कर लेती है, जिस वो अवसादी चट्टान बन जाती है। ठीक है ना। अब इनका जो ये अपक्षय होता है वो अपक्षय यानी वायु और जल द्वारा होता है। इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो वायु और जल द्वारा होता है, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं, जलज चट्टान। इन चट्टानों का नाम क्या है दूसरा? जलज चट्टान भी कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। सैंडस्टोन, एग्जाम्पल सैंडस्टोन, सेल डोलोमाइट, सेल डोलोमाइट, डोलोमाइट और चूना पत्थर, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट इसी का है। तो देखो अवसादी चट्टान क्या है? अवसादी चट्टान होती है आगन्य चट्टानों में, जब आगन्य चट्टानों का क्या होता है? अपक्षय होता है। आगन्य चट्टानें टूटती हैं, टूटने के फलस्वरूप उनमें जो अपक्षय निकलता है, जो पदार्थ निकलता है वो जाकर के जमा हो जाता है और ठोस रूप धारण कर लेता है, वो चट्टान कहलाती है आगन्य चट्टान। यानी आगन्य चट्टान जब क्षय होता है, आगन्य चट्टान जब टूटती है, टूटने पर जो पदार्थ निकलते हैं वो एक जगह जमा हो जाते हैं, जमा होकर के ठोस रूप धारण कर लेते हैं, उन चट्टानों को अवसादी चट्टान कहते हैं। ये वायु और जल द्वारा इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। और एग्जाम्पल हैं ये। तो अब आप लिखेंगे अवसादी या प्रतिदार चट्टान, नंबर 2 टॉपिक डाल देंगे। अवसादी या प्रतिदार चट्टान, इसमें लिखेंगे आगन्य चट्टानों के अपक्षय से बने पदार्थ, आगन्य चट्टानों के अपक्षय से बने पदार्थ आगन्य चट्टानों के अपक्षय से बने पदार्थ के जमा होकर ठोस रूप धारण करने से, आगन्य चट्टानों के अपक्षय से बने पदार्थ के जमा होकर ठोस रूप धारण करने से, जमा होकर ठोस रूप धारण करने से, जमा होकर ठोस रूप धारण करने से बनी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है। ठोस रूप धारण करने से बनी चट्टान अवसादी चट्टान कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है, अवसादी चट्टान कहलाती है। अब नीचे लिखेंगे इन चट्टानों का निर्माण अवसादी चट्टान कहलाती है। इन चट्टानों का निर्माण वायु और जल द्वारा होता है, वायु और जल द्वारा होता है, वायु और जल द्वारा होता है, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। वायु और जल द्वारा होता है, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं, जलज चट्टानें भी कहते हैं, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे सैंडस्टोन,
शेल, सैंडस्टोन शेल, सैंडस्टोन शेल, डोलोमाइट चूना पत्थर, सैंडस्टोन शेल, डोलोमाइट चूना पत्थर। अब आगन्य चट्टानों की विशेषताएं, अवसादी चट्टानों की, अवसादी चट्टानों की विशेषताएं, ठीक है ना। विशेषताएं देखते हैं। नंबर 1 विशेषता, ये परतों के रूप में पाई जाती हैं, परतें पाई जाती हैं, ठीक है। नंबर 2 है इसकी विशेषता, पौधे और जीव जंतु के अवशेष मूल रूप में पाए जाते हैं। इनमें पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष मूल रूप में पाए जाते हैं। पौधे और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं मूल रूप में पाए जाते हैं और कठोर होते हैं ये, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट है वो है सूक्ष्म कण ऊपर की परत में और बड़े कण नीचे की परत में। सूक्ष्म कण ऊपर परत और बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में, बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। ये छिद्रदार और कोमल होती है, छिद्रदार एवं कोमल। अन्य चट्टानों की अपेक्षा छिद्रदार होती हैं और कोमल होती हैं। तो ये विशेषताएं होती हैं, परतें पाई जाती हैं इनमें। पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष मूल रूप में पाए जाते हैं जो कठोर होते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में, बड़े कण नीचे की परत में। अन्य चट्टानों की अपेक्षा छिद्रदार और कोमल होती हैं। तो टॉपिक लिखें नंबर 1, इनमें परतें पाई जाती हैं। इनमें परतें पाई जाती हैं। और नीचे लिखिए नंबर 2 पॉइंट, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष, पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष पौधों और जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं। पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। नीचे की लाइन में लिखेंगे, सूक्ष्म कण ऊपर की परत में, सूक्ष्म कण ऊपर की परत में तथा बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में तथा बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में तथा बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखें, ये छिद्रदार व कोमल होती हैं। ये छिद्रदार व कोमल होती हैं, छिद्रदार व कोमल होती हैं। तो अब औषधि चट्टानों की विशेषताएं देख ली अपन ने। कुछ औषधि चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, वो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। गुरु में संसार समाया, उनके
उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर